मैं सोचता हूँ 9:15 बजा है। बहुत ब्रीफ में अपनी अपनी जगह बैठे हुए हम कल दिन भर की फीडबैक को एक बार पूरा कर लें, क्योंकि कल शाम को हमको समय नहीं मिला है ना। आप जहाँ बैठे हैं स्वेच्छा से, अब कोई ग्रुप नहीं है, स्वेच्छा से आप अपना व्यक्तिगत शेयरिंग, यदि आप चाहें तो 2 मिनट मैं रुकता हूँ, एक बार आप उसको पेन डाउन कॉपी पे लिख लीजिए। कल के दिन भर की चर्चा का निष्कर्ष आप तक क्या पहुँचा, ऐसा मैं 2 मिनट रुकता हूँ। मुझे सुख का कॉन्सेप्ट बहुत उसमें क्लैरिटी आई। अब तक मैं, जहाँ तक व्यक्तिगत बात है मेरी अपनी, साधनों से सुख की तलाश भ्रमवश करता रहा मैं। और जहाँ तक नौकरी की बात है, वो नौकरी को एक नौकरी की तरह मैंने किया है, और उसमें वास्तव में जो एक जॉब की बात होनी चाहिए एंजॉय के साथ, वो अब तक मैंने नहीं किया है। इसको मैंने आत्मसात किया। नौकरी वाकई में अपनी ज़िंदगी के साथ हम कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, अनजाने में खिलवाड़ कर रहे हैं। ये उस दिन पता चलेगा जिस दिन आप रिटायर हो। बिल्कुल, उस दिन आपको जमीन दिखाई देगी। क्लियर कॉन्सेप्ट, बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। दूसरी बात सर, जो कल एक महत्वपूर्ण बात पर जो चर्चा हुई कि मानव केवल शरीर नहीं है। अभी तक कहीं ना कहीं हम लोग ये समझते थे कि मैं कर रहा हूँ उसमें मतलब मेरी आत्मा नहीं है, मैं कर रहा हूँ मतलब मेरा शरीर कर रहा है। अपन फिजिकल तौर पे उस बात को लेते थे कि मैंने ये काम किया है, मैंने करके दिखा देते, मैंने उसमें मेरी छवि दिखती थी। बहुत बढ़िया सर, कल जो मुझे क्लैरिटी हुई उसमें बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि थी। सर मैं चूँकि जुड़ा था इस आध्यात्म से, और 3 जो आपने कल डिवाइड किया सर, शरीर और उसके बाद आप मस्तिष्क, फिर जीव। अपन अभी तक बोलते थे कि शरीर को जो है जीव ही चलाता है, सारा चीज करता है, लेकिन अगर मस्तिष्क उसमें फेलवर है तो फिर अपन उसको ड्राइव नहीं कर पाएंगे। और बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि निश्चित रूप से शारीरिक और मानसिक जो आपने डिवाइड किया सर, वो कॉन्सेप्ट बहुत नया था एकदम, कि हम कैसे उसको भारहीन और भार रहित बताएं, कैसे हम उसको एक प्रत्यक्ष बताएं, कुछ जड़ को चेतन बताएं। जो आपने डिवाइड किया मेरे लिए बिल्कुल नया था, और निश्चित रूप से मुझे काफ़ी जानकारी से अर्जित हुई। समानता, मैं ये बोलना चाहूँ सर कि अभी मेरे पास एक बहुत बड़ा भ्रम था, हम समानता के कंसेप्ट के बारे में पूरी तरह क्लियर नहीं थे। यहाँ यह पता चला कि वास्तव में भौतिक दृष्टि से समानता की बात करना ठीक नहीं होगा, संभव ही नहीं और संभव भी नहीं है। हाँ, इस बात की जानकारी मिली मानसिक रूप से, और मैं क्या हूँ उसमें समानता तलाशने की आवश्यकता है। मैं एक जो सार जो मुझे लगा कि भ्रम है इसलिए समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए दुख का कारण वो बनता है, और भ्रम दूर होने की स्थिति से ही हम धीरे धीरे सुख की ओर बढ़ते हैं, और निरंतर हर पल सुख की प्राप्ति ही पूर्णता है। और मैं की यात्रा जो है तब तक चलती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक के, जब तक कि पूर्णता की स्थिति उसकी नहीं आती है। और जो कुछ करता हूँ मैं करता हूँ, पीड़ा भी पाता हूँ तो मैं पाता हूँ, सुख भी पाता हूँ तो मैं ही पाता हूँ। जहाँ जो चीज़ नहीं है उसको पाने की अगर मैं लालसा सुख के रूप में करता हूँ तो भी पीड़ा पाता हूँ। अतः जो मैं जान पाया कि लगातार परिमार्जन की स्थिति ही मुझे निरंतर सुख की ओर बढ़ाती है, और मैं पूर्णता की स्थिति पाऊंगा, और तब मेरी यात्रा समाप्त होगी। तो पूरे शिविर में मुझे जो बहुत अच्छा लग रहा है वो है समन्वय, तालमेल। दरअसल क्या है कि हमने या तो भौतिक रूप से ही जीवन को देखा है, या फिर एकदम उसके आध्यात्मिक पक्ष में गए। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि या तो हम बात करते हैं कि हम गरीब हैं, पैसा सब कुछ है, या फिर अध्यात्म कहता है कि साहब वो गरीब रहकर भी आप सुखी रह सकते हैं। पहली बार हमको ये बात समझ में आ रही है कि अमीर होना भी जरूरी है और संतुष्टि भी जरूरी है, जिसको हमने समृद्धि की बात की। बिल्कुल यही मुद्दा है कि अध्यात्म के भी बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हमने लोग विचारकों को सुना है, चाहे जबरदस्ती से, तो वहां पर हमेशा ये बात हुई है कि जब हम भौतिक रूप से जीवन जी रहे हैं तो सुविधाओं को प्राथमिक मानते हैं, और जब इन लोगों से, विचारों से जो आध्यात्मिक हो गए हैं, ऊंचे उठ गए, उनसे बात करते हैं तो कहते हैं सुविधाएं सब बेकार है, और सुख की तलाश में शांति और उसका दूसरा पार्ट पे बात करते हैं। ये एक ऐसा स्टेज है जो दोनों के समन्वय की बात करता है और पूरी मजबूती से करता है, दमदारी से करता है। और मेरा अपना मानना प्रयोगों के आधार पर यह था कि शिक्षक जब तक मानव बनकर, बहुत अच्छा व्यक्ति बनकर, कमिटेड होकर वो यदि शिक्षा नहीं देगा तो सारी ट्रेनिंग्स बेकार हैं, सारी उसके स्किल बेकार है। और ये जीवन विद्या और प्रयोग धर्मिता दोनों से जुड़े हुए, कल जब पवन भैया आए उन्होंने इस बात को डिलीवर किया, तो मुझे लगता है कि एक
पूरा पूरा उजाला, जो जहाँ कुछ शंकाएं थी, जहाँ मन में प्रश्न चिन्ह थे, वो सब समाप्त हो गए हैं। और हम लोग कम से कम अब ये प्रयास करेंगे कि इसी तरह के शिक्षक को पहले मोटिवेट किया जाए, फिर आगे की सब बात है। तो ये एक बहुत स्वयं को इसी रूप में उतारा जाए, स्वयं को इसी रूप में उतारा जाए, ये हमारा प्रयास होगा। और शिविर तो ऐसा है कि हम इसमें डूबते ही चले जा रहे हैं, और बड़ा अनोखा और परमानंद की अनुभूति। थैंक यू। क्योंकि अपनी चीज है। सर ये मैं कहना चाहूँगा। आप एकदम साइड में बैठे हैं पांडे जी। जी सर। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कहीं ऐसी जगह में आए जहां आप चलेगा सर, मैं देख स्पॉटलाइट में हो। मैं सर देख लेता हूँ। ये चूँकि मैं कल ही ज्वाइन किया था, तो कहीं न कहीं मैं अपने को पाया कि मैं 30-40% कुछ ऐसे चीज़ों को अपने आसपास में जोड़ के रखा हूँ जो कि निरर्थक हैं। कल रात से मेरे कंधे का बोझ थोड़ा कम हो गया सर। गुड, बहुत ये मैंने महसूस किया है। और उस पर 4 लाइन अपना कहूँगा कि ये आदर्श नहीं शब्द भंडार हैं, ये शब्द नहीं मूलहीन जीवन आधार हैं। मैं सुबह का भूला था, आदर्शों पे फूला था, सत्य का जामा नैतिकता के सुई से सी पहना था, जीना चाहा था। जब से अभ्युदय में आया हूँ, अपने विचारों में परिवर्तन पाया हूँ। कल दिन भर में ये पाया सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सर कल जो 2 चीज़ें मुझको मिली, निश्चित रूप से युवाओं के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न रहता है और मेरे मन में भी बहुत दौड़ते रहता है। 2 चीज़ों का बड़ा अच्छा उत्तर मिला। एक तो हम जो नकल करते हैं, वास्तव में वो नकल जो है वो हमको नहीं करनी चाहिए। सहज होकर जो अपनी जीवन शैली है, जो भारतीयता की जीवन शैली है, वास्तव में वो सर्वश्रेष्ठ है। हम अभी दोनों के बीच में फंस रहे थे। बहुत जगह ऐसी जगह पर जाता हूँ जहाँ इन दोनों के बीच में फंस जाता हूँ। तो वो मेरा क्लियर हुआ कि वास्तव में नकल करके जीना जो है वो असहज है, सहज जिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। सर अभी तक सभी ने सुख और सुविधा की बात की, वो तो मेरे मन को छुई ही है। उसके अलावा जो अनुराधा दीदी बता रही थी, जो प्रैक्टिकली वो कर चुकी हैं इस बात को, सहजल कार्यक्रम वो चलाती हैं 6 से 7 दिन का जो रेसिडेंशियल कैंप होता है, वो वास्तव में बहुत अच्छी बात है। हम लोग ऐसे कुछ बच्चों को 6-7 दिन के कैंप में बुलाकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का काम करें। साथ ही उनके साथ जो टीचर्स हैं वो भी उस शिविर में आए तो बहुत कुछ बात बन सकती है। सर कल जो आप एकाग्रता और ध्यान के बारे में जो बताए, वो काफ़ी अच्छा लगा सर हमें, कि एकाग्रता मतलब सुनना, बोलना, देखना, ये सभी चीज़ उसमें रहता है, तभी हम एकाग्र हो पाते हैं और समझने के बाद ही हम उसमें ध्यान दे पाते हैं। और जो चीज़ जैसा है वैसा ही चीज़ है, वो ध्यान है। ये काफ़ी अच्छा लगा सर हमको। सर आँख बंद करना ध्यान नहीं है, अपने बाजू में जो 6 फुट का आदमी साथ रहता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सर एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। कल जैसे शरीर और मन को अलग करने की बात हुई थी, तो मैं कुछ साल पहले अप डाउन करती थी जॉब के लिए, 1.5 घंटा बस में जाना, 1.5 घंटा आना। तो वो रूटीन होते होते बोर हो गए थे। तो मैंने ओशो का कहीं पढ़ा था कि आप अपने आप को यदि शरीर से अलग करके देखिए और उस एक्सपीरियंस को 1 हफ्ते आप महसूस करिए। तो वो मैंने किया था। मुझे लग रहा था कि नहीं, बस में जो जा रहा है वो मेरा शरीर जा रहा है, और वाकई उससे मतलब मुझे इतनी ताजगी महसूस हुई कि वो बोरियत और थकान कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता था। तो कल जो आपने बताया कि समाधान का ना होना ही थकान है, तो थकान हमारे शरीर में नहीं मैं में होता है, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। मैंने जो पाया, अभी कुछ समय पहले किसी न्यायाधीश ने ये कह दिया कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाए। अगर वो गीता शब्द नहीं कहा होता तो मान लेते, केवल वो गीता शब्द पर ही आपत्ति थी। गीता का जो सार है, यद्यपि मैं नहीं समझा हूँ, समझने का प्रयास किया, और उस प्रयास में कल से ही मनन शुरू हो गया। अर्जुन को जो उपदेश देते हैं कृष्ण, कि जो कुछ हो रहा है, जो कर रहे हो, जो होगा, जो होने वाला है, तुम्हारे माध्यम से मैं करा रहा हूं, मगर मैं जो पृथक हो गया अर्जुन कृष्ण से, शरीर से, मैं जो पृथक है, उसका अस्तित्व है, शायद हम उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। ये फीलिंग कि आखिर मैं ही सबका कारण हूं, मैं ही ये, मेरे कारण ही ये हो रहा है, मेरे कारण ही ये हो रहा है, मगर उन अर्थों पर हम वास्तव में अब पहुंचने लगे हैं जिसे अब मैं भी गीता ना कहूं, उसको जीवन विद्या का ही सार कहूं। तो ये मैंने इसमें पाया
कि हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं। और यदि ये सबके लिए मन, शरीर, आवश्यकता, समाधान ये समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से जैसे हम इसका लाभ ले रहे हैं बहुत लोगों तक इसे संचरित किया जा सकता है। तो इस तरह से कोई बच्चा नहीं, ये जितने भी स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयों का बाजार है ये अधिकांश एक फ्लॉप शो है। केवल मामला इतना है कि उसकी प्रायोरिटी वो नहीं है अभी। तो मस्तिष्क हमें, किसी के मस्तिष्क में कोई कमी नहीं है, मेरी प्रायोरिटी नहीं है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, आपकी मजबूरियां, आप कहते हैं मेरी मजबूरी है, समय नहीं है। ये समय नहीं है, मजबूरी है, इसकी बजाय एक पॉजिटिव शब्द हम दे सकते हैं कि अभी हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ये भाषा ही गलत है कि मेरे पास समय नहीं है, ये भाषा ही गलत है कि मेरी मजबूरी है, प्रायोरिटी नहीं, प्राथमिकता नहीं है, इसलिए उसके लिए मैं सोचता नहीं। प्राथमिकता जिस दिन होती है उस दिन सब अपने आप सेट होता है। सर एक डाउट ये भी है सर, जैसे मूल क्षमताओं से हम सभी समान हैं, ठीक है सर। मस्तिष्क में सर हम दो भागों में बांटते हैं, शरीर और मन। तो सर मन को सर मानसिक योग्यता से भी जोड़ा जाता है, जैसे योग्यता और सर एक वर्ड था पात्रता। सर इसमें भी डिफरेंस समझ नहीं आता, कुछ डाउट रहते हैं। मेंटल एबिलिटी से सर उसको जोड़ते हैं। और बात करेंगे, आगे बात करेंगे। हाँ जी सर कल जो आदमी, हाँ जी, ये एक मिनट प्लीज, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप तक ठीक से पहुंचे कि नहीं? समय नहीं है, मेरी मजबूरी है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब फालतू बात है, मेरी प्रायोरिटी नहीं। सर कल एक जो बात आपने बताई कि मानव होना अपने आप में एक पद है, ये बड़ा महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि अभी तक हम किसी भी मानव को उसके धारित पद से या उसके व्यवसाय से या उसके धन से आकलन करते रहे, और इससे ऐसा लगा कि अगर मानव के रूप में अपने आप को समझ के बात करें तो जो हीनता और सुपीरियरिटी की जो भावना है वो खत्म होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये लगी मुझको कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव से मानव के बीच की दूरी को मिटाना है, लेकिन अभी तक के संदर्भों में शिक्षा जो है विभिन्न पदों को सृजित कर रही है और वो अंतर को बढ़ा रही है। सभी साथियों ने अभी जो कुछ पाया वो बताए, वो अच्छा लगा। मेरे मन में पवन भैया की बातों से एक शंका हुई, वो ये है कि जो उन्होंने ये ब्यूटीफुल ऑफ ट्री फॉर धर्मपाल जो किताब, ब्यूटीफुल ट्री बाय धर्मपाल, हाँ धर्मपाल, उस किताब में जो उनकी जो सर्वेक्षण रिपोर्ट के संदर्भ में उन्होंने बताया कि उस समय लगभग 7 लाख गांव थे और 7 लाख गांवों में से लगभग 3,50,000 गांवों की उन्होंने सर्वेक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत किए, बताए। तो सभी गांवों में स्कूल थे और सभी स्कूल प्राइवेट सेक्टर के थे, और आज सभी गांवों में, आज की परिवेश यदि देखें तो सभी गांव में स्कूल हैं और सभी शासकीय हैं। तो क्या स्कूल की जो लेवल है ये शासकीकरण होने से माने उसका लेवल जो है कम हुआ है, ऐसा मान लें? थोड़ा सा इस पर आराम से बात करें जी। अभी के एक आप चीज क्वेश्चन को लिख लीजिए, मुझे भी करना है। एक मिनट, ये अपनी बात कह रहे थे, पहले इनको कहने दें। हाँ जी। मुझको जो कल का सत्र लगा उसमें आवश्यकताओं का जो छिद्रान्वेषण हुआ, उससे जो बात मुझको समझ में आई वो ये, हाँ जो भी हो, अब उसको आप अपने शब्दों में ढालते रहिए, जो भी हो, उसमें ये लगा कि हम अभी भी शरीर की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दे रहे हैं, परिणाम स्वरूप समस्या जन्म ले रही है, मन की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है और परिणाम स्वरूप कुंठा पैदा हो पा रही है, क्योंकि वो हमारा सुख है, मन की आवश्यकताएं। और जो मुझको लगा कि शरीर और मन की आवश्यकताओं के बीच जो तालमेल का अभाव है, शरीर और मन की आवश्यकताओं के बीच जो तालमेल का अभाव है, इस अभाव का यदि अभाव हो जाए तो आदमी जो है आदमी होने का वैभव प्राप्त कर सकेगा, ये मुझको एहसास हुआ। एक मिनट,
हाँ जी, काबराज जी। मैं जो मेरे मन में रात में विचार है, सो रहा था, जहाँ जो है नहीं उसको मैं तलाश रहा हूँ, उसी के लिए दौड़ रहा हूँ, और यही मेरी व्यस्तता, तनाव एवं दुख का कारण है। मैं डीओ 22,000 का और 22 लाख की तलाश में हूँ, यही मेरी परेशानी का कारण है। हाँ जी सर हाँ जी, अभी दो लास्ट हैं अभी बस। सर मैं अपनी बात सरल शब्दों में कहना चाहूंगी। हाँ। मैंने अपने आप को इस शिविर में आने के पश्चात ऐसा जाना है कि शायद आज तक सुविधा के नाम पर मैंने अपनी लाइफ जो है, जिंदगी है, उसको खपा दिया है और उन सुविधाओं को पूरा करने में अपनी आधी उम्र भी गंवा दी और असीम सामान की चाहत में असीम सम्मान को खोजते रहते हैं, परंतु अंत में यही सूत्र समझ में आया कि सुख से सुविधा नहीं और सुविधा से सुख नहीं, सुख से सुविधा नहीं। बढ़िया। सर ये अभी तक मैं समझता था सर कि समझ और सीखना ये दोनों लगभग एक जैसे ही हैं, लेकिन कल जो पवन जी ने बताया कि समझ से जो निरपेक्ष आत्मविश्वास प्राप्त होता है और सीखना एक जानकारी स्तर का कोई चीज़ है जो टिकाऊ नहीं है। और अभी तक जो हम लोग सिखाने में बच्चों को शब्द से शुरू करके अर्थ फिर वस्तु तक पहुंचते थे, तो वस्तु से अगर हम सब अर्थ से सब तक जाएं तो शायद ये ज़्यादा उपयोगी होगा शिक्षण में। ये बात आई सर। बहुत बढ़िया जी सर। क्रांति होगी। सर अभी तक हम जो है कि शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते थे और शरीर के लिए ही आवश्यकता की पूर्ति के पीछे हम भागते रहे। ये 4 भाग इस शिविर में जो हमारी समझ में आई है वो है कि स्वस्थ, तृप्ति, समृद्धि और व्यवस्था। मेरे अभी तक ये समझ आई है कि व्यवस्था में हम अभी तक जो है कि अपना भागीदारी हम सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। यदि व्यवस्था हम दे पाते हैं कि ऐसा मंच दे सकते हैं मानव को, तो मैं समझता हूँ जितने भी ये हम यहाँ पे समस्या का हम चर्चा कर रहे हैं या तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं। यदि हम व्यवस्था को हम ऐसा मंच दे देंगे मानव के लिए, तो मैं सोचता हूँ उससे हम उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। सोम भैया तुसी ग्रेट हो, समझ में आ गया मेरे को। इससे अधिक होता नहीं, इससे कम में काम चलता नहीं। कल सर जो आपका व्याख्यान था उसमें प्रारंभ जो हमने किया था, हम विज्ञान में पढ़ते थे, भौतिक में पढ़ते थे मूलतः कि ब्रह्मांड में 2 ही चीजें हैं, एक तो द्रव्य है, दूसरी है ऊर्जा। यदि उसको हम आपने जैसा बताया शरीर और मन के रूप में या फिर अभी इसको रोक दीजिए, क्वेश्चन लिखिए, करेंगे बात। दूसरे में भी मत डालिए, अभी क्वेश्चन है बस इतना ही। कुछ क्वेश्चन हैं जिनका धरातल अभी क्रिएट नहीं हुआ, इसलिए उन पर बात नहीं कर सकते। सर करेंगे। उस दिन मैंने एक प्रश्न किया था कि मन क्या है। हाँ, आज ही बात करें। सर मैं का बार बार यहाँ पर आ रहा है, मैं का संबंध मानव से। तो हमने पढ़ा है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वहाँ जाने दो। अभी अपन हरि को भी नहीं जानते, मैं को भी नहीं जानते। शब्द ही शब्द हैं हमारे पास। जैसे जैसे आप मानव के नजदीक आते हो तो अपने ही उस स्वरूप को देख पाता हूं कि मैं किसने उस पीड़ा के साथ में मैंने जिंदगी शुरू की थी कि आदमी का अपना कोई वजूद होता है कि नहीं होता है। धन मेरा वजूद नहीं है, इंजीनियरिंग मेरा वजूद नहीं है, ये पद मेरा वजूद नहीं है, मेरा कोई अपना अस्तित्व है कि नहीं है। यहां से मैंने जिंदगी शुरू की थी और 7 साल हर दिन मैंने असफलता का मुंह देखा। 7 साल कॉलेज के समय में उस स्थिति में रहा हूं कि मैं 2000 रुपये महीना खर्च करता था 86 में, और मैं उन स्थितियों से गुजरा हूं कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में बीमार है। मुझको चिंता इस बात की नहीं है कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, चिंता ये है कि ठीक हो गया तो इस हॉस्पिटल का बिल कहां से आएगा। सात साल और अपना घर जला के तमाशा देखा।
तो आदमी का अहंकार अपनी जगह है, उसको लगता है। तो आज मैं, आप शिविर के दरवाजे के अंदर भर किसी को ले आइए, आगे का रिजल्ट सुनिश्चित है। सारा मेहनत मशक्कत इस दरवाजे के बाहर ही है, इस दरवाजे के अंदर आने के बाद परिणाम सुनिश्चित है। क्योंकि एक बार आईना सामने आता है तो आईने में अपनी शक्ल हम देख पाते हैं। तो कम से कम इस भारत में, जहां हजारों सालों से हजारों परिवारों ने इस ज्ञान को या समझ को या आदमी की गरिमा और वैभव से जीने की कल्पनाओं को साकार करने के लिए अपना तन मन धन लगाया है, इतिहास गवाह है ना, कमी नहीं है। इस देश में जो टॉप ब्रेन है, जो टॉप इंटेलेक्चुअल है, वो किसी मोक्ष की तलाश में गया, वो किसी शांति की तलाश में गया। लेकिन उन सब प्रयासों के बावजूद उसको हम परंपरा में देख सके, इस जमाने को देख के नहीं लगता है कि यहां कोई गांधी और विवेकानंद आए होंगे। तो एक ही आशा की किरण है कि शिक्षा के माध्यम से यदि संस्कार परिवर्तन सुनिश्चित होता है, तो शिक्षा का एक ही प्रयोजन है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण। ये एजुकेशन का पर्पस है, जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण या रूपांतरण, जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण, ये शिक्षा का पर्पस है। इसी को धर्म और अध्यात्म के माध्यम से सुनिश्चित करने की कोशिश की है, जो कि सफल नहीं हुआ है। हम संप्रदाय के रूप में ही पहुंचे हैं, हर बार एक संप्रदाय बन गया। तो यदि शिक्षा के, अब आपको जांचना है इस बात को, मैंने शुरू में आपसे कहा था, जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमण। संक्रमण का मतलब है कि उसमें बैक गियर नहीं है। एक बार संक्रमित हो गया तो वापस नहीं आएगा। आप ब्रैकेट में रूपांतरण कर लीजिए, पता नहीं है, प्रवेश नहीं, या तो संक्रमण, संक्रमण शब्द है, क्योंकि संक्रमण को आप डिफरेंट अर्थ में पहले से लेते हैं। मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, यस, क्योंकि इसमें बैक गियर नहीं। बढ़िया। तो आज शायद इस पूरे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रयोग, विभिन्न आपके वो नेपाल के निर्वासित प्रधानमंत्री तिब्बत के, वो खुद शिविर किए हैं, रणपोछे जी, तो ऐसे बड़े बड़े लोग बहुत सारे कुछ किए हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है इस धरती पे कि किसी राज्य का शिक्षा विभाग उसमें शामिल हुआ। इस धरती पे, इस धरती के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का शिक्षा विभाग शिक्षा के मानवीयकरण के लिए उतरा है। ये कितनी अभूतपूर्व घटना है, हो सकता है आने वाला इतिहास इसको याद करे। और वो पायनियर सौभाग्य हमको मिला है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मे केवल ये बातें ही न रह जाएं, उस जिम्मेदारी की जगह में हम उतर सकें, और मेरा विश्वास मानिए जिंदगी में कोई कमी नहीं पड़ेगी। मैं घर से जिन सुविधाओं को छोड़ के निकला था, मैं खाली हाथ निकला था, गृहस्थ लेके, खुले आकाश के नीचे। और पिछले 16 साल से मैंने 1 रुपया नहीं कमाया है, सिंगल रुपीस। तो आप विश्वास मानिए, यदि आप अपनी उपयोगिता के साथ जी पाते हैं तो पैसा चल के पीछे आता है, आपको जाना नहीं पड़ेगा। पैसे के पीछे हम जाएं तो हम बढ़े कि पैसा बढ़ा? पैसा बढ़ा। ये अच्छी स्थिति नहीं। आदमी एक गरिमामय चीज है, हम केवल अपनी उपयोगिता के साथ में जिएंगे, बाकी चीजें चल के हमारे पीछे आएंगी। भाग में पीछे परछाई के तुझको वो दर्शाएगी, हर पल तेरे संग रहकर तुझको वो तड़पाएगी,
चल छोड़ माया के झंझट को, ये माया ऐसी माया है, माया में काया मिल जाए इस पर भी तैसी छाया है, चल छोड़ माया के झंझट। इससे छूटता नहीं। रास्ता नहीं मिलता है इससे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आज कहां पहुंचे? मैं संक्रमित है ना, ये हमारा काम है। तो पहले हम स्वयं संक्रमित हो जाएं और फिर उसको आगे हम व्यवस्थित करें। तो कल से जितनी चर्चा अभी तक हमने की है उसमें हम थोड़ा सा और आगे आ जाएं तो अब ये समझ में आता है कि शरीर की आवश्यकताएं, जिनको अभी तक हम मानव की आवश्यकता कह रहे थे, वो शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इस अर्थ में अब ये भी समझ में आता है कि शरीर की मूलभूत आवश्यकताएं कैसी हैं, उसको भी एक बार हम देखें एक दृष्टि से, तो हमको ये समझ में आता है क्या कि एक आदमी साल भर में कितना अनाज खाता होगा, रोज कितना खाता है? आधा किलो। और आधा किलो एक मेहमान भी आएगा रोज, ऐसा मान लो। 1 kg इंटू 365 इंटू 80 ईयर्स पहले चल दिया तो बचेगा कितना हो गया? गुणा करिए फटाफट, है ना। उनतीस क्विंटल 29 क्विंटल मात्र पूरी शरीर यात्रा में, और 1 एकड़ में 20 क्विंटल 30 क्विंटल 4 महीने में पैदावार। आपकी सारी शरीर यात्रा की पैदावार मात्र 1 एकड़ में 4 महीने में, इतना आप खाते हो। साल भर में कितने जोड़ी कपड़े नए खरीदते हैं? पुरुषों से पूछता हूं तो 2 और 3, महिलाओं से पूछता हूं तो 4 और 5, ऐसा रेशो नए जितना खरीदते हैं, है ना, सामान्य। तो एक एवरेज 12 है ना, 4-5 लगा लीजिए, 5 लगा लीजिए, 4 लगा लीजिए, इंटू 80। अपने अपने घरों को देखिए, है 320 क्विंटल, हाँ 290 क्विंटल, सॉरी 290 क्विंटल, कोई बात नहीं, तो भी लंबा चौड़ा नहीं। हाँ जी, अपने अपने घरों को देखिए, रूफ एरिया को पर हेड से डिवाइड करिए। फटाफट बताइए। अपने अपने घरों को देखिए, रूफ हेड को पर हेड से डिवाइड, रूफ एरिया को पर हेड से डिवाइड करिए। है 300 400 स्क्वायर फीट, एक आध गाड़ी वाड़ी और थोड़ा रिपेयर मेंटेनेंस, ये कुल आदमी की आवश्यकता है। यदि सामान से सम्मान नहीं चाहिए तब, है ना। यदि हमको स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि मेरी उपयोगिता ही मेरा पहचान है और मेरी उपयोगिता है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना और दूसरों के ऐसा जीने में सहायक होना, तो मेरा सम्मान मेरी उपयोगिता से है, मेरी पहचान मेरी उपयोगिता से है। आज मैं मेरे फ्रेंड सर्किल में सबसे कम पैसा कमाता हूं, मैंने बताया ना, मेरा घर 5,000 रुपए में चलता है, तो मैं मेरे पूरे सर्किल में सबसे कम पैसा कमाता हूं। मेरे पास समस्या नाम की चीज नहीं है। मेरे अधिकांश मित्र अमेरिका में हैं, उनके पास समस्या के अलावा कुछ नहीं, और आपस में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। जो ज़्यादा बड़ी कंपनी में है वो केवल अपने वेबसाइट पे उस पे अपना नाम डालता है, कंपनी का नाम, तो कंपनी को छुपा के रखते हैं। तो एक बात मैं इससे कह के ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन सिर्फ ये कह रहा हूं कि यदि मैं अपनी आवश्यकताओं को पहचान पाता हूं और निरपेक्ष रूप में पहचान पाता हूं, जैसे
बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये मेरे को एक मोबाइल चाहिए। मुझको पता है कि मोबाइल का मेरे लिए उपयोग क्या है, इसलिए मुझको पता है कि मुझको इसमें कैमरा नहीं चाहिए। तो मुझको क्या मॉडल चाहिए, क्या फैसिलिटी चाहिए, इसको मुझको ईमेल नहीं करना है। तो मुझको एक फैसिलिटी चाहिए कि कॉल आती रहे जाती रहे, इसके अनुसार कोई मॉडल मैं चुनता हूं। अब दुनिया में कुछ भी नया मॉडल आता है उसकी तरफ मेरी कल्पना में भी ध्यान, हाँ नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है इस पे ध्यान बना रह सकता है, लेकिन ये ध्यान नहीं जाएगा कि इसका मोबाइल कैसा है और मेरा मोबाइल कैसा है। तुरंत ये कंपैरिजन खत्म होता है। तो यदि मैं अपनी आवश्यकताओं को स्वयं में पहचान पाता हूं, क्योंकि अब इसके साथ मेरी उपयोगिता जुड़ी है कि सम्मान जुड़ा है, उपयोगिता जुड़ी है। अब इस सामान की उपयोगिता मैं कैसे ढूंढूं, मेरी खुद की उपयोगिता मुझको पता नहीं है, मैं क्यों जी रहा हूं यही मुझको पता नहीं है, उसके बाद कुछ भी पता नहीं है। मैं क्यों जी रहा हूं इसका सटीक उत्तर मिलता है कि हर क्षण हर पल सुख की स्थिति को पा जाऊं, ऐसी किसी स्थिति की तलाश में। और यह भी समझ में आया कि समाधान पूर्वक जीने से ही ऐसा संभव है। समाधानित होने के लिए शरीर मेरी आवश्यकता है, शरीर को बनाए रखने के लिए सारे साधन हैं, उसी क्रम में ये मोबाइल है। तो अब तय हुआ मोबाइल की उपयोगिता। तो क्यों जीना है तय होने के बाद मोबाइल क्यों रखना है ये तय हो रहा है। इसके पहले पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी तंग करेगी ही, आप बच नहीं सकते। लाल बत्ती आते ही आपका व्यक्तित्व तो खत्म हो जाता है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम स्वयं में अपनी कोई उपयोगिता नहीं देख पाते। तो मैं स्वयं में अपनी उपयोगिता देख पाता हूं तो अकेले में भी वैसे ही महसूस करता हूं, सबके साथ भी वैसे ही महसूस करता हूं। इसका नाम निरपेक्ष विश्वास है। तो यदि मैं अपनी आवश्यकताएं स्वयं में निश्चित कर पाता हूं, उसके बाद आवश्यकताएं सुनिश्चित हो जाती हैं, ये स्वयं स्फूर्त विधि से सीमित हो जाती हैं, करना नहीं पड़ता है। यदि इस तरह से आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना है कि सीमित करना है, सुनिश्चित करना है, सीमित नहीं करना है। जैसा कि मैंने पहले शेयर किया था, जितने पैर उतनी बड़ी चादर, या जितनी चादर उतना पैर फैलाएं। जितने बड़े पैर उतनी बड़ी चादर का इंतजाम करना होगा। और एक आध गेस्ट भी आ सकता है, और रायपुर में मच्छर भी बहुत है, एक आधी इधर दबाने के लिए, आधी इधर दबाने के लिए, तो पर्याप्त। तो अब ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है? अब एक अर्थशास्त्र क्या होगा? अर्थशास्त्र किस चीज के बारे में बात करेगा? अब हमको समझ में आया कि दो आवश्यकताएं हैं। अर्थशास्त्र कौन सी आवश्यकता के बारे में बात करेगा? भौतिक आवश्यकता है। तो समझ में आया मानव की भौतिक आवश्यकताएं कैसी हैं? सुनिश्चित हैं। मानव की भौतिक आवश्यकताएं सुनिश्चित हैं। सुनिश्चित का अर्थ ही है कि सीमित है। मानव की भौतिक आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन पर्याप्त है। साधन पर्याप्त है। कैसे? 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 यहां देखिए, अभी हमारे बहुत सारे एक्सप्लेनेशन व्यक्तिगत हो जाते हैं, वो सार्वभौम कैसे हैं? पेड़ पौधों के जिंदा रहने के लिए
पेड़ पौधों के जिंदा रहने के लिए पदार्थ कितनी मात्रा में अधिक है? हवा, मिट्टी, पानी, प्रचुर मात्रा। तो पेड़ पौधों की तुलना में पदार्थ बहुत ज्यादा, बहुत ग्रेटर देन। और पशु पक्षी को जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधे और पदार्थ चाहिए। इनकी तुलना में पेड़ पौधे कितने अधिक हैं? फॉरेस्ट कितना ज्यादा है? और मानव को जिंदा रहने के लिए ये तीनों चाहिए। मानव की तुलना में, मानव जनसंख्या की तुलना में कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम किस बात का है? मिसयूज एंड मिसमैनेजमेंट। धरती पे जितनी जनसंख्या अभी है, इससे दुगनी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनसंख्या कभी प्रॉब्लम नहीं है। जनसंख्या का मुद्दा किसने उठाया है? जो संसार में इतनी अधिक सुविधाओं के साथ में जीते हैं, उनको खतरा है कि जनसंख्या बढ़ने से हमारी सुविधाएं कम होंगी। ये जनसंख्या का मुद्दा उनका फैलाया हुआ है। जिस तरह की अमेरिकन जीवन शैली है, इस तरह की जीवन शैली को जीने के लिए 700 करोड़ के लिए भी इस धरती पे व्यवस्था नहीं है। हो सकता है 200-400, 100-200 करोड़ ही लोग ऐसा जी पाए। इसलिए उनको चिंता है कि कल हमारा क्या होगा, कल पेट्रोल नहीं मिलेगा, है ना। ये सब तो लोग कीड़े मकोड़े हैं, इनको जीने का अधिकार तो है नहीं। तो इनकी जनसंख्या कम रहना चाहिए। आप बताइए, एक गांव में रहने वाले आदमी का बिजली का कंजम्पशन कितना है, पानी का कंजम्पशन कितना है, पेट्रोल का कंजम्पशन, जो हमारी ज्यादा पॉपुलेशन है वो कंज्यूम बहुत कम करती है। तो विश्व की सारी संपत्ति, विश्व की 50% संपत्ति पे 4%, 2% लोगों का अधिकार है। विश्व के 85% संसाधन का 10% लोग इस्तेमाल करते हैं या 15% लोग इस्तेमाल करते हैं। शेष बचा हुआ 15% संसाधन को 85% लोग इस्तेमाल करते हैं। इन 10% वालों को चिंता है कि हमारे लिए कल को बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए ये आवाज उठा रहे हैं कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। आज भी हजारों टन अनाज समुद्र में इसलिए फेंक दिया जाता है कि इंटरनेशनल प्राइस का नियंत्रण में रहे। एक तरफ अनाज उगाने वाले को उसका श्रम का मूल्य नहीं मिलता है, दूसरी तरफ अनाज समुद्र में फेंका जाता है या मिसयूज होता है। या सुअर 13 किलो अनाज खा के 1 किलो मांस बनाता है, और 1 किलो मांस को खा के हम बीमार होते हैं। ये मिसयूज है कि नहीं? एक तरफ वो बस्तर में रहने वाला आदमी है जो वहां के संसाधन का उपयोग ही नहीं कर पाता है। एक तरफ शहर में रहने वाले हम लोग हैं जो एक बार लैट्रिन जाते हैं 10 किलो स्वच्छ पानी को बहा देते हैं। दस किलो साफ पीने के लायक पानी को हम एक बार में फ्लश कर दें। लैट्रिन को फ्लश करने का उसका डिजाइन ऐसा है कि उसमें 10 लीटर पानी लगता है। मिसयूज है कि नहीं? तो जिस तरह के घरों में हम रहते हैं, जिस तरह की जीवन शैली हम जीते हैं, एक तरफ दुरुपयोग है, एक तरफ उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। ये दो अतियां हैं। फिर जब हम आदिवासियों के विकास की बात करते हैं तो एक धारा है कि वो जैसे हैं उनको वैसे ही रिजर्व फॉरेस्ट की तरह बनाए रखें, उनकी संस्कृति को खराब नहीं करना है। आदिवासियों का रिजर्व फॉरेस्ट है, वो भी एक प्रकार की प्रजाति है जिनको हम जानवर के समान शायद मानते हैं। एक तरफ हमारे विकास का मॉडल है जो अमेरिकन मॉडल है। हम पढ़े लिखे लोग अमेरिकन मॉडल के लिए स्वीकृति है, और हमको लगता है कि यही मॉडल में आदिवासी जिएगा तो ही विकसित होगा। हाँ, तो ये दोनों ही धाराएं गलत हैं। ना अमेरिकन मॉडल में विकास है, ना वो आदिवासी मॉडल में विकास है। आवश्यकता किस बात की है? विकास क्या है? प्रकृति की चारों अवस्थाओं में संतुलन का सुनिश्चित होना विकास है। प्रकृति में 4 अवस्थाएं हैं,
इन चारों अवस्थाओं में परस्पर तालमेल का सुनिश्चित होना और सभी अवस्थाओं का दूसरे को समृद्ध करते हुए समृद्ध होना विकास है। इस विकास को ना अमेरिका सुनिश्चित कर पाया है। धरती पे पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण अमेरिका है। तो विकास को हम परिभाषित नहीं कर पाए, विकास की प्रक्रिया को हम परिभाषित नहीं कर पाए। विकास का अर्थ है चारों अवस्थाओं में परस्पर संतुलन। विकास की प्रक्रिया है परस्पर पूरकता से विकास। बढ़िया। और शिक्षा की परिणति विकास में नहीं होती है तो शिक्षा असफल है। छत्तीसगढ़ की शिक्षा का छत्तीसगढ़ के विकास में क्या योगदान है? तो छत्तीसगढ़ की शिक्षा का अर्थ है, तो शिक्षा का अर्थ है मानव की क्षमताओं को इस प्रकार विकसित करना। लिख लीजिए इसको और फिर उसको एक नाम देंगे हम, जहां हमारा समस्या अटक रही है मानव संसाधन को लेके। मानव क्षमताओं का इस प्रकार विकास ताकि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग करते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग करते हुए हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सके। मानव क्षमताओं का इस प्रकार विकास ताकि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन का सदुपयोग करते हुए हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सके। बढ़िया। तो विकास का आधार क्या हुआ? विकास का आधार क्या हुआ? शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग। मैं अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पा रहा हूं, कहां प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग कर पाऊंगा? तो विकसित मानव ही विकास का आधार है। विकसित मानव ही विकास का आधार है। पैसे से विकास नहीं होगा, इन योजनाओं से विकास नहीं होगा। विकास पे राजनीति हो सकती है। तो किस मानव को विकसित मानव कहेंगे? जो प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं। किस मानव को विकसित मानव कहेंगे? जो अपने आवश्यकताओं को सुनिश्चित कर सके, जो मानव और प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने की योग्यता से संपन्न हो। जो मानव और प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने की योग्यता से संपन्न हो। ऐसा कितना मानव छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है? समझ में आ गया? तो विकसित राष्ट्र किसको कहेंगे? जहां मानव विकसित है। धरती पे कौन सा राष्ट्र विकसित है? भारत विकसित हो रहा है। मानव विकास कहा जाता है, सही मायने में विकासशील नहीं। तो मानव चेतना विकास होना है कि मानव संसाधन विकास होना है? मानव चेतना विकास। इसलिए मानव संसाधन प्रबंधन नीति होना है कि मानव चेतना विकास नीति होना है? मानव चेतना विकास नीति होना है। क्या हो है? हाँ, मानव संसाधन प्रबंधन नीति होना है कि मानव चेतना विकास नीति होना है?
ये समझ में आता है। अब कैसे हम उस शब्दों को सेट करेंगे ताकि उस गाड़ी निकल जाए, ये सब सोचना हम सब लोगों का मिलके, मूल बात तो इतनी है। अब इसमें कैसे हम सोचेंगे, क्योंकि संसाधन एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो हो सकता है हमको इधर भी गाड़ी ले जानी पड़े, मानव चेतना एवं संसाधन विकास, ताकि किसी का दिल भी रह जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। ऐसे कुछ उपाय हमको खोजने पड़ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता इतनी ही है कि मानव चेतना विकास नीति होने की आवश्यकता है। जब मानव चेतना विकास की बात करते हैं तो मानव की स्किल्स का विकसित होना उसमें निहित है। बढ़िया, संतुष्ट हैं झा जी? एक बात बोलना चाहता हूं। अब तक शायद ऐसा इसलिए नहीं हो पाया कि हम लोगों ने डार्विन के विकास सिद्धांत को फॉलो किया है, और शायद ये बात पहले नहीं आई, या पहले आई अब ये होती तो समझ में आता है कि डार्विन के विकास का सिद्धांत मानव के विकास का सिद्धांत है कि शरीर के विकास का सिद्धांत है? हमने उसको गलत ढंग से लिया नहीं, क्योंकि हम शरीर को ही स्वयं मानते हैं। जिन्होंने रचना की होगी उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ रहा होगा। उनका उद्देश्य बिल्कुल भ्रमित था, उसको खुद समझ नहीं आया डार्विन को कि आदमी जीवन और शरीर होता है। डार्विन ने भी मानव को शरीर मान के ही शोध किया। नहीं तो उन्होंने पहले प्राकृतिक संसाधनों पर ही केंद्रित किया था। कई ऐसे शोध भी हुए हैं सर। ऐसे भी सर डार्विन ने मानव के भी रेफरेंस पे जाए तो उन्होंने भी कई लेयर्स सुपर मानव की बात की है, पर वो कोई बहुत प्रैक्टिसेबल धरातल पे कितना आया वो आने के वाला समय बताएगा, अभी तक तो नहीं आया। हाँ जी, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात हो सकती है, क्लोनिंग को लेके हम बहुत बात करते हैं। क्लोनिंग मानव में क्लोनिंग का उद्देश्य क्या है? हम मानव में क्लोनिंग क्यों करना चाहते हैं? समानता के भाव के लिए, श्रेष्ठता के भाव की बात। हम आइंस्टीन को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम लादेन को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। समानता श्रेष्ठता के परिप्रेक्ष्य में जो एक लॉजिक है ना। अब बताइए, क्लोनिंग से शरीर मल्टीप्लाई होगा कि जीवन मल्टीप्लाई होगा? क्या क्लोनिंग सफल होगी? जीवन तो, और ये आइंस्टीन या लादेन ये शरीर है कि जीवन है? आइंस्टीन तो जीवन है, तो लादेन भी जीवन है। तो वो जो गुण है आइंस्टीन का या लादेन का, वो जीवन की मौलिकता है। शरीर केवल एक माध्यम है, जीवन आप मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। लादेन की शक्ल का शरीर बनाया जा सकता है, इसलिए इससे अपराध में भारी वृद्धि होने की संभावना है। यदि सद्दाम हुसैन के 10 शरीर काम कर रहे हैं तो अब सद्दाम हुसैन को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो पता चला आपने फांसी दे दी, उसके क्लोन को फांसी दे दी, ओरिजिनल बचा हुआ है, ओरिजिनल बचा रहे, गलती से कभी ठीक हो। हाँ, जिस दिन उसका शरीर मरेगा तब मरेगा। तो ये बहुत सारी घटनाएं। अब धरती का बेस्ट टैलेंट, हजारों अरबों करोड़ों रुपया क्लोनिंग पे शोध में लगा है। आज और अभी सफेद कागज पे लिखा जा सकता है, ये सफल नहीं होगा। तो समझ के करना या करके समझना। समझ के करेंगे तो हमारे जीवन की बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी ताकत, बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन दुरुपयोग होने से बच जाएगा। इस तरह के बहुत सारे ऑफ शूट्स, कल बात आप कर रहे थे, ऐसा बहुत कुछ अब निकल के आने वाला है। तो इससे समझ में आया कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन पर्याप्त हैं, और हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। इसलिए हर मानव समृद्धि पूर्वक जी सकता है। समृद्धि पूर्वक जीना हर मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बोर्ड शाइनिंग तो नहीं कर रहा है? किसी को चमक नहीं रहा हो, चमकने कारण दिख नहीं रहा हो? लाल कलर में कुछ कम दिखता है, सॉरी, आप बता दिया करो। देखो, इसलिए पांडे जी को बताया था कि वो साइड में बैठे।
पांडे जी को पता नहीं दिखता है, देख रहा है? इसलिए हर मानव समृद्धि पूर्वक जी सकता है। भौतिक आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन पर्याप्त हैं, हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है, इसलिए हर मानव समृद्धि पूर्वक जी सकता है। कैसा लगता है? इसलिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आप बात कर रहे थे, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के स्थान पर समाधानात्मक भौतिकवाद उपलब्ध हो गया है। आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन पर्याप्त है, ये पढ़ने से कैसा लगता है? आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं, ये पढ़ने से कैसा लगता है? पर्याप्त है। 3 दिन पहले दूसरा अच्छा लगता था, 3 दिन बाद ये अच्छा लगता। नहीं सर, इसमें उसमें भय फीलिंग होती है। हाँ, सही बात है। और यहाँ आदमी सेटिस्फेक्शन में, इसमें जीने का आत्मविश्वास बनता है, आत्मविश्वास पैदा, ऐसा जिया जा सकता है। उसमें संघर्ष एक आवश्यकता बनती है, हाँ, शोषण एक आवश्यकता बनती है। यहाँ जीवन को सुख से शुरू कर सकता है, यहाँ जिया जा सकता है, ये विश्वास बनता है। रंग से शुरू नहीं कर सकता। हाँ, बढ़िया। लेकिन अभी तो आधी आवश्यकता की बात हुई है, इसलिए जो अर्थशास्त्र के परव्यू में नहीं है, ये भी समझ में आता है। मानव की मूल्यात्मक आवश्यकताएं, मूल्यात्मक जिसको आप भाव कहते हैं, मानव की मूल्यात्मक आवश्यकताएं कैसी हैं? असीम हैं। मूल्यात्मक माने सुख। मानव निरंतर सुख चाहता है और समाधान ही सुख है। हर मानव में समझने की क्षमता असीम है, इसलिए हर मानव सुखपूर्वक, हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। सुखपूर्वक जीना मानव का मौलिक अधिकार है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, खूब जांचिए, खूब उसके अगेंस्ट में सोचिए। निरंतर सुखपूर्वक जीने समझ में थोड़ा सा कठिनाई आ रही है। निरंतर सुखपूर्वक कैसे जिया जा सकता है? हाँ, वही तो कह रहा हूँ भाई, समाधान ही सुख है, ये समझ में आ गया। समाधान के एक बार जो समझ में आ गया उसकी निरंतरता है। समाधान सुख है, ये समझ में आ गया, मतलब एक बार किसी चीज को समझ ले वो निरंतर बना रहेगा, निरंतर बना रहेगा। संपूर्ण को समझने की ताकत मानव में है, समझने की क्षमता असीम है, तो असीम आवश्यकता के लिए असीम क्षमता मौजूद है। सीमित आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त साधन और पर्याप्त क्षमता मौजूद है। निरंतरता असीम की स्थिति में रहती है। हाँ, निरंतरता असीम। हाँ, बढ़िया हो गया। इसको कहा आवर्तनशील अर्थशास्त्र, इसको कहा आवर्तनशील अर्थशास्त्र। प्रकृति में आवर्तनशीलता है। आवर्तनशीलता माने सारी चीजें साइक्लिक हैं और एनरिचिंग है। इसको कहा परस्पर पूरकता। हर चीज दूसरे को एनरिच करते हुए विकसित हो रही है। आप दूसरे के विकास में सहयोगी होते हैं तो आप और विकसित होते हैं। मेरा क्या स्वार्थ है आपके साथ? अपनी पूर्णता को सुनिश्चित करना। मेरी पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए आपकी पूर्णता का सुनिश्चित होना मेरी आवश्यकता हो गई। ऐसे फंस गई ये गाड़ी। निरंतर सुखपूर्वक जीना भी वही तो मेरे निरंतर सुख को सुनिश्चित करने के लिए आपका निरंतर सुख सुनिश्चित हो, उसमें मेरी भागीदारी सुनिश्चित हो, इससे मेरा सुख सुनिश्चित होता है।
तो दूसरे के विकास में सहयोगी होके ही स्वयं का विकास सुनिश्चित होता है। तो ये सब करना हमारी बाध्यता है, एहसान नहीं है किसी पे, अपनी तृप्ति का मामला है। क्लियर? कहां पहुंचे? है आवर्तनशील अर्थशास्त्र का अर्थ है कि प्रकृति में चारों अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाओं में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, समग्र व्यवस्था में भागीदार है। मानव केवल अव्यवस्थित है, मानव में भी व्यवस्थित होने की चाहत है। मानव के पास दो वरदान हैं, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता। तो कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु, आगे हम चर्चा करेंगे, अनुभव है। सारी कल्पनाएं कहां जाके तृप्त होती हैं? अनुभव। माने जैसा है वैसा पा लेता हूं तो तृप्त हो जाता हूं। सारी कर्म स्वतंत्रता का तृप्ति बिंदु स्वराज्य है। स्वराज्य का अर्थ है मानवीय व्यवस्था। मैं कुछ भी समझता हूं उसका प्रमाण क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का प्रमाण क्या होगा? व्यवस्था। तो यदि मैं कुछ समझा हूं, यदि मेरे कुछ अनुभव हुआ है, तो उसका प्रमाण क्या है? मानवीय व्यवस्था। मानवीय व्यवस्था स्थापित हो जाए तो ये मेरे समझने का प्रमाण है, ये मेरे महत्व का प्रमाणीकरण है ना। मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, ये उसकी पहचान है, ये उसका सम्मान है, ये उसके होने का अर्थ है। तो धरती पे अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था स्थापित हो, इस अर्थ में सारा मानवीय पुरुषार्थ है। हाँ जी, अब अपन कोर में आते हैं। थोड़ा सा आपका ज़्यादा ध्यान चाहिए, ज़्यादा इंटेंसिटी चाहिए। अभी तक जितनी हमने चर्चा की है उसमें हमारी ये स्पष्टता बनी कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को चलाता हूं। शरीर मेल या फीमेल है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मेल फीमेल नहीं हूं। मेरी सभी क्रियाएं निरंतर हैं, सोचना, विचारना, कल्पना करना, इच्छा करना, जिनको मैं 10 क्रियाओं के रूप में कह रहा हूं। हर मानव में निरंतर सुख की चाहत है। जीवन मूल रूप में सुख की निरंतरता को पाना चाहता है। हमारे जीवन में अभी सुख है, निरंतरता नहीं है, वो निरंतरता की हमको तलाश है। और मैं समाधान से ही सुखी होता हूं, ये हमने पिछले 3 दिनों में बहुत अच्छे से देखा। और हर मानव में मूल क्षमता के रूप में सभी मानव समान हैं, ये कुछ बात हमने देखने की कोशिश की। अब मैं जीवन क्रियाओं पे आता हूं और हमको बहुत क्लियरली, जैसे जब मैं एक पेन बोलता हूं तो मुझको एक पेन नाम की वास्तविकता मेरे सामने है और मेरे को कोई शंका नहीं है। तो पेन एक शब्द भी है, पेन एक वास्तविकता है। उस वास्तविकता को कम्युनिकेट करने के लिए एक ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम पेन कह रहे हैं। लेकिन जब मैं मन शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो शब्द है, वास्तविकता का पता नहीं। जब मैं आत्मा शब्द का इस्तेमाल करता हूं, शब्द है, उसके प्रति हमारी आस्था है। लेकिन आस्था और विश्वास में फर्क है। आस्था का मतलब है बिना जाने कोई चीज को मान लेना। आस्था, विश्वास का मतलब है जैसे मैं पेन को समझता हूं ऐसे मैं उस शब्द की अर्थ और उसमें जो वास्तविकता है उसको समझता हूं। तो जब तक हमको इस तरह से हर वास्तविकता समझ में नहीं आती है, हम उसको हैंडल कर लेंगे ऐसा होना नहीं। से हम कब से नहीं बोलते आ रहे हैं कि मन चंचल होता है, कंसंट्रेशन नहीं बनता है ना। आदमी का कंसंट्रेशन क्या चीज के लिए बनता है? जिसको पसंद करता है। पसंद करता है। क्यों पसंद करता है?
जिसमें उसको सुख मिलता है। तो बच्चों को परेशान मत करिए कंसंट्रेशन के नाम पे। आप उस चीज को, उस टीचर का मतलब कुल इतना है कि वो अपने सब्जेक्ट को जिंदा कर दे। मैं एक बढ़िया टीचर हूं ना, अप्रिशिएट करिए आप। तो टीचर का मतलब स्पून फीडिंग नहीं है। टीचर का मतलब है कि वो अपने सब्जेक्ट को इतना जिंदा कर दे कि स्टूडेंट को सपने में भी वही दिखाई दे, बस बाकी काम वो कर लेगा। स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं है। हम अपने सब्जेक्ट को इतने बोरियत से भर देते हैं कि वो सपने में भी उस बारे में नहीं सोचे। डरावने सपने आते हैं। मुझको इंजीनियरिंग कॉलेज से पास किए लगभग 15 साल बाद भी सपने आते रहे। 10 साल बाद भी मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, मेरी तैयारी नहीं हुई। क्या हो यार, अब तो इतने साल हो गए, अब तो पीछे छोड़ दे। कितना टेरर हमने बिठाया है। वो सपने आज तक पीछा नहीं छोड़ते। खासकर एग्जाम के रात तो मेरे भीतर तो उल्टा रिएक्शन होता था, एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है। पढ़ना ही नहीं। और एग्जाम टाइम में जो नींद आती थी, बाकी समय बिल्कुल मैं देर तक पढ़ता था। एग्जाम टाइम में लगता था बस अभी सोना, अभी जो सोने का सुख है ये छूट जाएगा बस। क्या है, रिएक्शन है। तो मुझको जो चीज इंटरेस्टिंग लगती है उसके प्रति मेरा कंसंट्रेशन नेचुरली बनता है। फिलॉसफी जैसी चीज के लिए क्लास 6 के बच्चे, क्लास 8 के बच्चे अपना पूरा कंसंट्रेशन दे दें। जैसे आपके साथ बात होती है ऐसे ही बच्चों के साथ बात होती है। और आप कभी देखिए उस शिविर को, आपको लगेगा कि हमसे बेहतर है ये। तो एक तो ये समझ में आ गया कि जहां सुख दिखाई देता है वहां मैं नेचुरली कंसंट्रेट होता हूं। तो कंसंट्रेशन कोई डांट के कंसंट्रेट नहीं करा सकता है ना। उसको मैं रिलेट कर सकूं, कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम है। एक बात समझ गए। इसलिए मैं उस सुख को खोलता हूं जहां पे वो उसका प्रेरणा स्रोत है। तो मैं एक एक करके क्रियाओं का नाम लूंगा, आप उसको अपनी जिंदगी में झांक के देखें। हम सबके भीतर हर क्षण सुख की चाहत बनी हुई है। इसको आप अपने भीतर देख पा रहे हैं। हर क्षण अपने भीतर सुख की चाहत का बना रहना और सुख का स्वाद लेते रहना, इसका नाम है आस्वादन क्रिया, है ना। ऐसे हम क्रियाओं की बात करेंगे। एक क्रिया मैंने लिखा आस्वादन क्रिया। मानव 3 तरीके से आस्वादन क्रिया करता है। मानव 3 तरीके से स्वाद लेता है, सुखी होता है। एक है रुचि मूलक आस्वादन। शब्दों से परेशान ना हो, हर चीज का अपना एक टर्मिनोलॉजी होता है ना। जैसे शिविरों में कुछ लोग कहते हैं कि शब्द कुछ कठिन लगते हैं। आप मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तब तो आप नहीं बोलते हैं शब्द कठिन लगते हैं। तब तो हम तो ये नहीं करते कि इसको मेरी भाषा में ट्रांसलेट कर दो, मेरे अनुसार ट्रांसलेट कर दो। तो जो शब्द का मीनिंग है, बहुत सारा अर्थ उस मीनिंग से ही कन्वे हो पाता है। तो भाषा कठिन नहीं है, हम हल्के पढ़ते हैं क्योंकि हमको इस तरह की जीवनगत भाषा हमारे सामने नहीं आई है। रुचि मूलक आस्वादन में क्या मतलब है? जो हमको इंद्रियों से सुख भासता है, क्या है? सुविधा है। दूसरा आस्वादन मूल्य मूलक। मूल्य मीन्स संबंधों में जो हमको सुख मिलता है।
जिसके मूल में मूल्य है, जिसके बेस में, आधार में मूल्य है। मूल्य में भाव। तीसरा, लक्ष्य मूलक आस्वादन। लक्ष्य से, लक्ष्य को सोचने में, पूरा करने में, लक्ष्य के लिए जीने में जो हमको सुख मिलता है। इस तरह से धरती पे हर मानव 3 तरीके से सुखी होता है। चौथा तरीका नहीं है, इससे ज्यादा होता नहीं है, इससे कम में चलता। हर जगह इस भाषा को ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? अभी यदि हम दोनों स्थितियों में देखें, भ्रम में देखें और जागृति में देखें, तो ये कैसे काम करता है। भ्रम में हमारा जीना कैसा है? इन तीनों में से किस पे हम ज्यादा जी रहे हैं? जब भ्रम में जीते हैं तो उसमें कहां अधिक जी रहे हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। रुचि मूलक आस्वादन ज्यादा है। गाड़ी और साड़ी में घूमते रहते हैं। जिसको हम संबंध कहते हैं वो मोहवश है। अभी हम खून के संबंधों में अपना मानते हैं, बाकी को पराया मानते हैं। ये मोहवश है। और हमारे सारे दुख अपनों से ज्यादा है कि परायों से ज्यादा है? अपनों से ही ज्यादा। ये अपने हमने किस बात के लिए बनाए? दुख पाने के लिए। कुछ गड़बड़ हो गया? और लक्ष्य क्या है? भ्रमित स्थिति में लक्ष्य क्या है? गहरे में कहें तो सुविधा, थोड़ा सा सामान्य भाषा में कहें इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, है ना, पद, जो भी हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, इतने में कहीं घूमता रहता है। थोड़ा सा नाम, थोड़ा सा पैसा। जागृत स्थिति में क्या होगा? ये स्वयं स्फूर्त संतुलन में आ जाता है। खाना खाते हैं तो स्वाद लेते ही, समझदारी के बाद स्वाद गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं। और मोह किस में बदल जाएगा? इसकी चर्चा भी करेंगे। और लक्ष्य किस में बदल जाएगा? एक क्रिया स्पष्ट हो गई। क्या क्रिया स्पष्ट हुई? आस्वादन क्रिया। इसको अपने भीतर हम देख पाते हैं क्लियरली, इसमें कोई रहस्य नहीं है। इसी क्षण हम इसको देख पा रहे हैं, जैसे आप पेन को देख पाते हैं। क्लियर? गुड। आस्वादन क्रिया का नाम मन है। आस्वादन क्रिया का नाम मन है। क्या बुरा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई चीज कब समझ में आती है? अब सब मन समझ में आ रहा है। अब कोई चीज कब समझ में आती है? शब्द से समझ में आती है कि क्रिया से समझ में आती है? क्रिया से समझ में आती है। हमको पेन आकार देख के समझ में आता है कि क्रिया से समझ में आता है? क्योंकि इसके साथ हमने क्रिया उसको करके रखा हुआ है। जब पेन बोलता हूं तो लिखने की क्रिया ध्यान में आती है। करेंगे धीरे धीरे करेंगे। तो कहा जीवन में 10 क्रियाएं हैं, उनमें से एक क्रिया आस्वादन क्रिया है। ये क्लियर हो गया? जीवन में 10 क्रियाएं हैं, उसमें से एक क्रिया आस्वादन क्रिया है, जिसको हम मन नाम दिया है। तो मन जीवन में ही 10 क्रियाओं में से एक क्रिया को नाम दिया है। फिर हमने क्या कहा? मन चंचल होता है। चंचलता मन की स्वाभाविकता है। ऐसा सुना है कि नहीं सभी लोगों ने? बहुत बढ़िया।
आप चंचलता चाहते हैं कि स्थिरता चाहते हैं? स्वभाव का अर्थ है स्वीकृत भाव। स्वभाव का अर्थ है स्वीकृत भाव। आपको चंचलता स्वीकार है कि स्थिरता स्वीकार है? तो मन का स्वभाव चंचलता स्वीकार्य है, ये ज्यादा सही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी वस्तुओं का स्वाद लें। नहीं, स्थिरता में नहीं होगा। नहीं, शांति तो चाहेंगे, सुख तो चाहेंगे, बट हम ये भी चाहेंगे कि मन जो है वो सभी जगह जाए और सबका स्वाद ले। हाँ जी, सभी चीजों का स्वाद लेने का अर्थ सुख की निरंतरता को सुनिश्चित करना ही है। जी, बढ़िया बढ़िया। तो स्थिरता, हम मन की चंचल सुख की निरंतरता सुनिश्चित हो जाए, ये स्थिरता है। फिर से और बताता हूं, फिर से बताता हूं। आप 3 घंटा फिल्म देखते हो, कंसंट्रेशन खराब होता है? पड़ोसी का मोबाइल आए तो लगता है इसको उठा के बाहर फेंक दो। आप 3 घंटे एक फिल्म देखते हैं जिसमें कोई सार्थकता नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी एकाग्रता पूरी है। बढ़िया। जिसको अपने काम में मजा आता है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो साक्षरता है, चाहे वो कोई रिसर्च है, वो अपने काम में एकाग्र बना ही रहता है। तो आदमी का मौलिक स्वभाव वो स्थिरता चाहता है, ये हमको स्वीकार होता है। फिर चंचलता क्या है? चंचलता इंद्रियों का भ्रम है, भ्रम की स्थिति है, इंद्रियों से तो चंचलता, मन की चंचलता को एक पॉजिटिव भाषा दें, मन सुख के लिए शोधरत है। आदाब। मन सुख के लिए शोधरत है। सूत्र में लिख जितना शोध करेंगे आप, सुख है तो शोध है। बढ़िया। इसीलिए चंचल है। तो चंचलता को हमने बहुत गाली दी है, मन को हमने बहुत गाली दी है कि चंचल है, ये तो प्यासा है, और ये क्या क्या तो भी बोला है। देवता लोग सर 100 वर्ष का पाठ करते थे, अभी हम लोगों को समझ अभी रायपुर में एक सोमवार खुली। हाँ जी, क्लियर हुआ? एक क्रिया स्पष्ट हो गई। तो मानव की मन का स्वाभाविक गुण स्थिरता है। स्थिरता मन की स्वाभाविकता है। चंचलता बहुत अस्वाभाविक स्थिति है, क्योंकि हमको स्थिरता स्वीकार है कि चंचलता स्वीकार है? हमको स्थिरता स्वीकार है। ये असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेण तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। मन को डिफाइन हिंदी में बताओ इसको। नो डाउट ये निसंदेह मन जो है वो वश में करना बहुत कठिन है, चंचल है, किंतु अभ्यास एवं वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। हम सारी बातें ऐसी कहते हैं कि आदमी पहले से ही मैदान छोड़ के भाग जाता है। कठिन है, वैराग्य तुम ही करो, मेरे को करना ही नहीं। इसीलिए लोग साधु नहीं बनते।
साधु बनने से काम चला भी साधु बनने नहीं। को बोला भी नहीं जा रहा है। और जो लोग साधु बनते हैं वो पत्नी की डर से बनते हैं। जो ये हो तुमको सब क्या, तुमको इतना एक्सपीरियंस कैसे? वहाँ तो हाँ देख रहा सर, एक उसमें आ रही टीवी में कि सभी महिलाएं हड़ताल कर दी, तो भगवान आए बोले कि भाई क्या हड़ताल है, बोले सभी पति तंग करते हैं, तो भगवान बोले कि ऐसा करो, जो जो पति तंग करेगा वो नरक में जाएगा और बाकी सब स्वर्ग में जाएंगे। तो भगवान पहुंच गए, देखे तो स्वर्ग में इतनी लंबी लाइन लगी थी कि दूसरे खड़े की आवश्यकता ही नहीं थी, एक ले देखे नरक के दरवाजे पे खड़ा था। तो बोले शाबाश तुम हो हिम्मती जो अपनी पत्नी से झगड़ कर आए हो। और इस तरह से तो बोले नहीं, इस महाराज में कोई गलती नहीं है। पत्नी बोली यहाँ खड़ी हो जाओ। वहाँ भी शायद वो साधु बनने की बात नहीं कही जा रही है, वो लड़ाई के क्षेत्र में भेजने के पहले कही गई बात है गीता में, और इसी कॉन्टेक्स्ट में चूंकि था इसलिए बात ठीक। अब ये सारे कॉन्टेक्स्ट को जब हम देखते हैं तो जैसे वो शिवहरे जी ने जो कहा कि एक एक्सट्रीम है, हमारे पास दो एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम है सारा सुख ईश्वर प्राप्ति में है, जिसका रास्ता भक्ति और विरक्ति है, और जिसके लिए त्याग उसकी प्रक्रिया है। एक एक्सट्रीम है सारा सुख भौतिक वस्तु में है, सुविधा संग्रह उसकी जीवन शैली है और भोग उसकी प्रक्रिया है। एक तरफ भोग है, एक तरफ त्याग है। भोग से उबते हैं तो त्याग की तरफ जाते हैं, त्याग में कुछ नहीं मिलता तो भोग की तरफ आते हैं। ऐसा आवागमन जारी है। ना भोग जीवन शैली है क्योंकि इससे अंततः अव्यवस्था फैलती है, ना त्याग जीवन शैली है क्योंकि त्यागना से बात नहीं बनती। तो अभी शॉर्ट में कह रहा हूं, ना भोग से काम चला ना त्याग से काम चला, सदुपयोग की जरूरत है। तो पहले हमने बहुत संग्रह किया जीवन भर, किसी पॉइंट पे लगा कि सब चीज फालतू है, बेकार है, तो हम छोड़ के अचानक चल दिए ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो पहले तो हमने भोग इकट्ठा किया था, अब बाकी लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। हम तो चले गए, अब बाकी लोग उसका दुरुपयोग करेंगे। इस तरह से उसको क्या मिला, वो लौट के वापस क्या बताया, उससे कोई मानव परंपरा बनी अभी तक, ऐसा सुनिश्चित नहीं हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें हमको मिली हैं, जिनके सहारे हमने आज यहाँ तक की यात्रा की है। आज हम जो भी खड़े हैं इन्हीं यात्राओं के आधार पर खड़े हैं। ये अभी अधूरा है, इसके लिए आगे की तलाश। चलिए, एक क्रिया पे हमने बात की, दूसरी क्रिया पे बात करते हैं। हर क्षण हमारे भीतर सुख की कामना का होना और सुख को पीते रहना, सुख हर क्षण लेते रहना। और क्या लेते रहना, उपलब्ध होगा तब ना, और उसको लेने के लिए कार्यक्रम बनाते रहना। तो स्वयं में सुख की चाहना का होना, जैसे मान लिया शिविर चल रहा है और आपको बहुत मजा आ रहा है, स्वाद चल रहा है लगातार, कौन सा सुख मिल रहा है, कौन सा सुख मिल रहा है? अरे अब तो देख के ठीक से बोलो। मूल्य सुख, इंद्रिय सुख मिल रहा है। ठीक,
इस बीच में चाय की बेल बज जाती है, क्या हो गया? अब ब्रेक हो गया, स्वीकृति। तो शिविर चलते समय सुनने के लिए स्वीकृति, और यदि कोई टॉपिक ऐसा आ गया जो हमको सुख नहीं दे रहा है, हम तुरंत बाहर चल देते हैं। तो सुख मिल रहा है, आस्वादन हो रहा है, तो सुनने के लिए चुनाव, सुनते रहना है। सुख मिलना बंद हुआ, नहीं सुनने के लिए, कुछ और सुनने के लिए चुनाव, जहां सुख मिलेगा वो। तो आस्वादन होना, आस्वादन के आधार पर चयन होना। बेल बज गई, अब किचन में चलो। क्यों चलो? सुख लेने, सुविधा लेने। तो हर क्षण हमारे भीतर सुख की कामना, सुख को महसूस करता, और उसके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम बनाए रखना। सुबह उठे, नहाना है कि नहीं नहाना है? नहाने में सुख मिलता है तो नहाएंगे, नहीं मिलता है तो आज पोस्टपोन कर देंगे। कौन सा कपड़ा पहनूंगा? 4-5 रखे रहते हैं, उनमें से आप कोई एक उठा लेते हो। क्यों उठाते हो? सुख। हर क्षण आप जिस पोस्चर में बैठे हो, इस पोस्चर में बैठने का चयन है, ये गर्दन हिलाने का चयन है। आप कुछ भी कर रहे हो, हर क्षण उस सुख की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हो। हर क्षण, एवरी मोमेंट का पैर भी हिलता है तो कहीं सुख की निरंतरता को सुनिश्चित कर रहा है कि आपको रिलैक्स कर रहा है। तो आस्वादन क्रिया निरंतर है, ये समझ में आ रहा है, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। चयन क्रिया निरंतर है, ये समझ में आ रहा है ना? हर क्षण है। एक क्रिया और, चयन क्रिया का नाम आशा है। सारा चयन किस बात के लिए? सुखी होने की आशा में, है ना? बढ़िया। तो चयन क्रिया हर क्षण है। सोने का समय हो गया, अब सोना है। क्यों सोना है? क्योंकि सोना सुखदायी है। 24 घंटे सोना है, 24 घंटे सोना दुखदायी हो जाएगा, इसलिए नहीं करना है। विश्वास 24 घंटे चाहिए, क्योंकि 24 घंटे से कम होता है तो दुखदायी हो जाता है। तो शरीर की सारी क्रियाएं, जीवन की सारी क्रियाएं सुख से नियंत्रित है। एक और क्रिया है चित्रण। चित्रण हर समय आपके भीतर पिक्चर बनता है कि नहीं? बनता है। ये सपने में भी बनता है कि दिन में भी बनता है? 24 घंटे बनता है। रात को हम क्लियरली अपनी पिक्चरों को ही देखते हैं, दिन के समय भीतर और बाहर की दोनों पिक्चरें चलती हैं। इसलिए रात के समय थोड़ा ज्यादा क्लियरली लगता है कि सपना देखा है। तो जो सपना देखा है वो आपकी कुछ गहरी पिक्चरें हैं, दिन के समय भी वो कंटिन्यूअसली पिक्चराइजेशन हो ही रहा है। तो हमारे भीतर ये पिक्चर बनने का काम हो ही रहा है। चित्रण की क्रिया हमारे भीतर हर क्षण है। अब एक और बात कह रहा हूं, जैसे कोई चित्र बहुत स्पष्ट रूप से उठा और उस चित्र को पाने से मुझको सुख मिलेगा, तो इस चित्र को मैं सुख के रूप में पहचानता हूं। चित्र को ही मैं, इस चित्र को पूरा करने को ही मैं सुख कहता हूं, इच्छा कहता हूं, या इच्छा है उसके बाद चित्र बनता है।
तो दो प्रकार से है। जैसे आपने शिविर किया और आपने अपने किसी दोस्त को बताया, देखो यहाँ हम एक शिविर में आए हैं और बहुत मजा आ रहा है, तुम आ सकते हो तो आ जाओ। क्या चित्र बना? शिविर का चित्र बना, है ना, एक मजे का चित्र बना, एक शिविर का चित्र बना, और उसके आधार पर उसकी स्वीकृति बन गई कि चलना चाहिए। तो ये चित्र कहां से दिया गया? बाहर से दिया गया, लेकिन बाहर से जाने के बाद अंदर से ही दिखा, उसके बाद स्वीकृति बनती है। बाहर से सूचनाएं मिली, सूचना मिलने के बाद अंदर एक चित्र बना, और वो चित्र मेरे सुखी होने के लिए मेरे को आशा जगी। अब मैं कहता हूं कि ये मेरी इच्छा है। तो जब भी आप इच्छा बोलते हैं, आपके भीतर से कोई चित्र उभरता है और वो आपके सुखी होने का आधार बनता है, उसको पूरा होने से मेरे को सुख भासता है, तो मैं कहता हूं कि मेरी इच्छा है। ऐसा ही है, कुछ और है? चाहे वो साड़ी की इच्छा हो, चाहे वो गाड़ी की इच्छा हो। दिखाई देते हैं, रात में दिखाई देते हैं। हाँ, आपको रात में भी दिखाई देंगे। मैं बहुत लोग के सपने में आता हूं। तो चित्रण क्रिया को हम इच्छा बोलते हैं। चित्रण क्रिया को ही इच्छा बोलते हैं। इच्छा क्या है? हमारे सुखी होने के आधार, जिस आधार पर मुझको लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, इसको पालूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। वो आधार बन गया, इसलिए उसकी चाहत है। शब्द ही है। एक क्रिया और समझ में आ गई? जैसी इच्छा पैदा हुई, उस इच्छा को पूरा करने के लिए विश्लेषण, कोई नई इच्छा पैदा हुई, विश्लेषण क्या चीज? समझिए किसी ने कहा कि एक शिविर चल रहा है और उसमें मजा आ रहा है, तो इच्छा हुई कि करना है। तो फिर मैं पूछता हूं क्या रूटीन रहता है, कितने बजे आना ठीक रहेगा, कैसा माहौल है, खाना वाना का क्या इंतजाम है, कितना दूर है, सड़क कैसी है। ये क्या हुआ? विश्लेषण। विश्लेषण जैसे चयन के मूल में क्या है? आस्वादन। तो नीचे एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, जैसे चक्की के दो पार्ट रहते हैं ना, नीचे वाला पार्ट स्थिर रहता है, ऊपर वाला पार्ट घूमता है। तो आस्वादन अपने आप में एक स्थिर चीज है। सुख चाहिए, सुख को फील करना, मिल रहा है। और जब नहीं मिल रहा है तो कहां मिलेगा? जब मिल रहा है तो मिलने के, उसको लेने के लिए चयन हो रखा है, और जब नहीं मिल रहा है तो कहां मिलेगा? उसके लिए चयन हो रखा है। तो चयन कंटिन्यूअसली बना हुआ है और सुख का लेना कंटिन्यूअसली बना हुआ है। तो आस्वादन के लिए चयन है एक भाषा, चयन के मूल में आस्वादन है दूसरी भाषा। ठीक है, फिर से बोलो। आस्वादन के लिए चयन, सुखी होने के लिए कोई एक्शन, और सारे एक्शन के मूल में आस्वादन। उसी तरह से सारा विश्लेषण के मूल में कोई चीज रहती है। विश्लेषण के मूल में, जैसे आपने कहा शिविर है,
और मजा आ रहा है, वो कहेगा वहां आके पैसा मिलेगा क्या? खाना कैसा मिलेगा? 25 किलोमीटर खराब सड़क है, संभव नहीं। पास होता तो मैं आ जाता, है ना? या आपने कहा कि शिविर में आने से पति पत्नी संबंध में बहुत बात बन जाती है। ये क्या हुआ? एक दूसरी दृष्टि हमने दी। तो फिर चाहे सड़क खराब है, चाहे खाना भी खराब है, तो लगता है उपयोगी है। इसका मतलब विश्लेषण करते समय हमारी कोई दृष्टि काम करती है। जिस तरह से चयन के मूल में आस्वादन है, उस तरह से विश्लेषण के मूल में तुलन है। हम चीजों को कंपेयर करते हैं, तो धरती पे 700 करोड़ आदमी की 6 दृष्टियां होती हैं। तुलन का मतलब है दृष्टि, दृष्टि का मतलब है नजरिया, नजरिए का अर्थ है व्यू पॉइंट। ये भिन्न शब्द है। प्रिय दृष्टि, हित दृष्टि, लाभ दृष्टि, न्याय दृष्टि, धर्म दृष्टि, सत्य दृष्टि। ऊपर में जो 3 जैसे वो है, उसको ज्यादा काम होता है, बाकी ऊपर काम। हाँ जी, प्रिय दृष्टि क्या है? जब आप इंद्रियों के आधार पर निर्णय लेते हैं तो इंद्रिय दृष्टि प्रिय दृष्टि है। जब हमारे निर्णय इंद्रियों के सुख से प्रभावित होते हैं तो क्या है? प्रिय दृष्टि। जब आपके निर्णय शरीर के स्वास्थ्य से प्रभावित होते हैं, शरीर स्वस्थ रहे, तो हित दृष्टि। जब आपके निर्णय धन से प्रभावित होते हैं तो लाभ दृष्टि। जब आपके निर्णय संबंधों में तृप्ति से प्रभावित होते हैं, संबंधों में न्याय से प्रभावित होते हैं, और जब व्यवस्था के अर्थ में प्रभावित होते हैं, और जब सह अस्तित्व के अर्थ में प्रमाणित होते हैं। यदि हम वर्तमान जीवन शैली को देखें तो इन तीनों में से, इन 6 में से हम कितनी दृष्टि को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों? क्यों? क्योंकि ये शरीर सापेक्ष दृष्टियां हैं और हम स्वयं को शरीर मानकर जीते हैं। ये 3 जीवन सापेक्ष दृष्टियां हैं। बढ़िया। इन 3 दृष्टियों में जीने का अर्थ है जीव चेतना। न्याय धर्म सत्य में जीने का अर्थ है मानव चेतना।
शिक्षा का प्रयोजन है जीव चेतना से मानव चेतना में ट्रांसफॉर्मेशन। इतना ही काम। कितना बढ़िया। अब तो शिक्षा पे आप बुक लिख सकते हो, है ना? क्या समझ में आया? अब वापस यहां लौटते हैं। तुलन क्रिया का नाम वृत्ति है। चावरे जी, तुलन क्रिया का नाम वृत्ति है, विश्लेषण क्रिया का नाम विचार है। विश्लेषण क्रिया का नाम विचार है, चित्रण क्रिया का नाम इच्छा है, आस्वादन क्रिया का नाम मन है। जीवन समझ में आ रहा है? हाँ, तो वृत्ति में ही जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं वो यही है, ये एटीट्यूड है। जैसी जिसकी दृष्टि है वैसा उसका कार्य व्यवहार सृष्टि बनी रहती है। तो दृष्टि में परिवर्तन होने की आवश्यकता है और उसका कंट्रोल उसके ऊपर है। बाहर से जितना उपदेश मिलता है, हम अपने बच्चों को जितना उपदेश देते हैं वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो चाहिए की भाषा में है और जीवन में चाहिए की भाषा चलती नहीं है। जब तक उसकी स्वीकृति में उसकी स्वीकृतियां ना बदल जाए, वो जो भी आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी किन्हीं स्वीकृतियों के आधार पर कर रहे हैं जिसको हम सही मानते हैं। यदि मेरा आचरण बदलना है तो मेरी स्वीकृतियों को बदलना है। आप कहते तुम ये मत करो, वो तो फ्लो ऊपर से आ ही रहा है। आप पानी को रोक देना चाहते हो, वो तो पीछे से आ ही रहा है लगातार। और कैसा है? अक्षय, अनलिमिटेड। क्या अनलिमिटेड चीज को रोक पाएंगे? इधर से रोकेंगे, इधर से फूट के निकलेगी। बच्चे कुछ गलत करते हैं, जैसे आप बच्चों को बहुत डांटते हो पढ़ाई के लिए और वो घर में आके मार्क्स बताना बंद कर देते हैं, पेपर छुपाना शुरू कर देते हैं। क्या चीज है? क्योंकि आपने घर में ऐसा माहौल बना दिया है कि वो बताएगा तो डांट खाएगा, इसलिए वो छुपाता है। तो इधर छुपाया, इधर से निकल गया। तो कुछ भी ऐसा उपदेश काम करता नहीं है ज्यादा। तो माँ बाप के डर से बच्चे घर में कुछ नियंत्रित रहते हैं, बाहर निकल के वो उससे ज्यादा उत्पाद मचाते हैं, रुकेगा नहीं। तो यदि अब समझ में आया कि यदि मन को कंट्रोल होना है तो मन का कंट्रोल कहां पे है? वृत्ति में। वृत्ति को हैंडल किए बिना मन को हैंडल नहीं कर सकते। आप लाख कसम खाओ आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा, होती है, वो रुकते, अपराध बोध और आता है? हाँ, सामने वाले बोलता तुम कसम खाओ, नहीं खाते हो तो झूठे हो। इसके ऊपर कुछ क्रियाएं और हैं। जिनकी चर्चा अभी नहीं कर रहा हूं। साफ कर दो ये है। पांच हुई? पक्का है? कितनी हुई? कितनी हुई? हम उसमें से कितना जी रहे हैं?
तुलन आधा है, तुलन आधा है, तुलन आधा है 6 में से, इसलिए 4.5 हो गया। तो कितने मार्क्स मिले? 10 में से 4.5। 4.5 में जिंदा रहने के लिए पर्याप्त है। ये रिसर्च के लिए भी पर्याप्त है। सारा साइंटिफिक रिसर्च 4.5 में हो जाता है, भौतिक क्षेत्र का। जितने भी हमने नया नया क्रिएशन बहुत सारा कुछ किया है, कुछ को छोड़ दें तो, है ना, तो बहुत सारा इसमें ही हो जाएगा। लेकिन जीने के लिए 10 चाहिए। इस 4.5 में क्या होता है उसको देखते हैं। हाँ जी, अब देखिए हमारी जिंदगी कैसे चल रही है, कितना पुरुषार्थ हो रहा है हमारी जिंदगी में। सब ठीक ठाक है? सुनने की स्थिति में है कि नहीं? कुछ हुआ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ हुआ। आपके साथ कोई घटना घटी, और उसका आपने कुछ अर्थ निकाला। क्या घटना घटी? एक घटना घटी, क्या एग्जांपल लें? जैसे मान्यता की घटना लेता हूं। आप चले जा रहे थे और बिल्ली रास्ता काट गई। क्या अर्थ निकाला? काम नहीं होगा, मेरा तो भाग्य ही खराब है ना, अशुभ हो गया। हमेशा ऐसे ही होता है, मेरे जीने का क्या मतलब है, मैं तो बोझ हूं, मर ही जाऊं तो ठीक रहेगा, किसको मेरी जरूरत है। क्या हुआ था? बिल्ली रास्ता काट गई थी। बिल्ली रास्ता काटी, इसका क्या मतलब है? आप भी जा रहे थे, वो भी जा रही थी। बिल्ली ने तो ऐसा नहीं सोचा। आदमी मेरा रास्ता काट गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्ली भी सोचती है। बिल्ली बोलेगी आदमी बहुत खतरनाक है। बिल्ली ज्यादा कॉन्शियस रहती है। बिल्ली सोचते हैं कि इससे पहले कि ये काटे रास्ता, मैं काट देती हूँ। और कोई घटना ले लें। कई गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी पंचर हो गई, गाड़ी पंचर हो गई, उसके भी कई अर्थ समझ आते हैं। ठीक, मेरा तो ये तो अपशकुन है, मेरा तो काम होना ही नहीं है, नुकसान होगा, डांट पड़ेगी। मेरा जीना बेकार है। किसका मुंह देखा था, उसका तो खानदान ही ऐसा है। सर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हो तो पीछे से टोकना को भी अशुभ। सीखना है, टोकना है। तो ये कुछ वो बातें हैं जिनमें अभी आप हंस रहे हैं। भारत में एक सरदार जी थे, उसको देख मतलब सुबह सुबह कोई देखना पसंद नहीं करता। पांडे जी अच्छे होता है। आप दोनों ही मत बताओ।
ये कुछ वो बातें हैं जिन पे अभी हम हंस रहे हैं, लेकिन ये वो स्थिति है जो हमारी जिंदगी में सारे दुख का कारण है। हमारे साथ 5 साल पहले कोई घटना घटी है, 10 साल पहले कोई घटना घटी है, 20 साल पहले कोई घटना घटी है, और आज तक हम उसको ढो रहे हैं, और उसके हमने बहुत सारे अनर्थ निकाल रखे हैं, और ये डब्बा पूरा अनर्थों से भरा हुआ है। एक छोटी सी घटना शेयर करता हूं। एक लड़की के साथ छोटी उम्र में उसके किसी अपने ही रिलेटिव ने फिजिकली कोई मिसबिहेव किया, और जब उसने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा तुम्हारी ही कुछ गलती रही होगी। इस घटना से वो जो व्यक्ति था उसके मिसबिहेव करने से वो नहीं टूटी, लेकिन उस घटना में उसकी मां ने भी उसको गलत समझा, यहां से वो पूरी तरह से टूट गई। इससे उसकी अनर्थ क्या निकाला? सारे पुरुष ऐसे ही होते हैं, ये दुनिया ऐसी ही है, कोई किसी का नहीं है, और इसके 1000 अनर्थ निकाले जा सकते हैं। अब लगभग उस महिला की उम्र जब मैं मिला था तो करीब 40 साल थी, 2 बच्चों की वो माँ थी। वो घटना उसकी जिंदगी में 7 साल की उम्र में घटी थी। वो आज तक उस बोझ को लेके, उसका पति भी एक आदमी है, और जब सारे पुरुष ऐसे होते हैं तो वो भी ऐसा ही है, उसके प्रति भी उसकी स्वीकृति वही है, और सभी लोगों के प्रति उसकी स्वीकृति ऐसी ही है। अब बताइए उसका जीवन कैसा होगा? वो अपने बच्चों को क्या दे पाएगी? हाँ, वो अपने बच्चों को क्या दे पाएगी, है ना? और उसी की स्थितियां हैं, वे हमको सभी तरह के लोग मिलते ही हैं, और उससे हम अनर्थ निकालने में हमारी मास्टरी है ही है। जरा सी एक घटना घटेगी, किसी ने जरा सी गाली दी, किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, अब जीने का कोई मतलब नहीं है, है ना? तो पूरी घटना कैसे घटती है? जैसे ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा भूत, वर्तमान और भविष्य। मेरा भूत कैसा है? तमाम ऐसी घटनाएं, क्या मेरी तो हाइट कम है। मेरे एक दोस्त है दिल्ली में, हम लोग साथ में पढ़े हैं, उसका हाइट कम है, और उसको अपनी हाइट को लेके इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको लगता है कि मैं किसी बहुत बड़े अधिकारी से बात नहीं कर सकता हूँ, किसी बहुत बड़ी जगह में जाके एक कॉम्प्लेक्स आता है, उसको हाइट को लेके वो कॉम्प्लेक्स है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब से भी है, आज वो होंडा सिटी मेंटेन करता है, ड्राइवर मेंटेन करता है ना, 11 लाख रुपए महीना कमाता है नेट इनकम, उसके बावजूद कॉम्प्लेक्स वहीं का वहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हो गया? एक हुक, मेरी हाइट कम है, इसका क्या अर्थ है? हाइट कम है, इसका क्या अर्थ है?
है ना? अब उसने जो अनर्थ निकाला है, मैं किसी काम के लायक नहीं हूं, प्रकृति ने मेरे साथ धोखा किया है, भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया, है ना, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है ना। और ये आदमी अपने आप को खत्म कर ले तक आदमी ले आ सकता है। एक और, मेरा तो रंग साफ नहीं है, मैं गंजा हूँ। एक उदाहरण हाँ जी, आपको शेयर। देखिए ये घटनाएं मैं ये इसलिए, एक मिनट, ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि बहुत सारा बोझा हम सब ढो रहे हैं, है ना। तो अब थोड़ी सी हिम्मत किया जाए और कुछ लाइव शेयरिंग किया जाए कि किस तरह से एक एक घटना ने हमको प्रभावित किया है और कैसा हम बोझा ढो रहे हैं और कैसे उससे हल्का हुआ जाए। कई बार इसके अच्छे परिणाम भी होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। प्रेरणा अपने आप में पॉजिटिव शब्द है कि नेगेटिव शब्द है? पॉजिटिव शब्द है। जब भी हम प्रेरणा को, और जिस तरह से अभी जहा जी ने कहा, ये प्रेरणा पाने का पॉजिटिव तरीका है कि नेगेटिव तरीका है? ये प्रेरणा है कि रिएक्शन है? रिएक्शन है। और जब रिएक्शन किसी के लिए प्रेरणा बनती है तो आउट ऑफ रिएक्शन आप वही हो पाते हो जो रिएक्शन में कंटेंट होता है। तो क्या हुआ? अधिकतम यह हुआ कि आपने जिससे रिएक्शन खाई थी उससे अधिक हो गए। आप वो नहीं हुए जो आप थे, आप किसी दूसरे के जैसे हो गए। और जब आप वहां पहुंच जाते हो तो आपको मिला कुछ नहीं और पता चला इतना साल इसमें चला गया। मैक्सिमम क्या हुआ? कोई सुविधा मिल गई आपको। कुमार जी ने कहा था कि फेल होना। आपको घटना सुनाता हूं, वो आपके ज्यादा कॉन्टेक्चुअल है। एक आईएएस, संदर्भ नहीं दूंगा, वो जब 5-6 साल के थे, 6-7 साल के थे, तो उनके स्कूल के एनुअल फंक्शन में एक कलेक्टर की मिसेस प्राइज देने आई। तो सबकी गाड़ियां दूर और वो कलेक्टर के मिसेस की गाड़ी स्टेज तक गई। तो उस दिन उस बच्चे के मन में ये आ गया कि बनना है तो यही बनना है, बाकी कुछ नहीं बनना है। उस घटना ने ये रिएक्शन दिया उसको, और वो बच्चा वहां से अपनी यात्रा को बदल देता है। जब वो क्लास 6th में रहता है तो 7th का सिलेबस पूरा, 7th में रहता है तो 8th का सिलेबस पूरा, 12th में आता है, 10th में आता है 12th। तो जब वो 12th में आके जब आईएएस के एग्जाम्स वगैरह के सब देखता है तो पाता है कि ये एग्जाम तो मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, पर पता चलता है कि मिनिमम एज 21 साल है, जो भी है 21-22, तो उसको भी 5 साल इंतजार करना है। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है। आईआईटी में एडमिशन होता है, आईआईटी में नहीं जाता है। बनना तो आईएएस ही बनना है, आईआईटी मेरे को करना नहीं है। अब जब ग्रेजुएशन में रहता है, इतना इंटेलिजेंट रहता है, तो बहुत सारा पैसा कमा लेता है। तो समझ में आता है कि पैसा भी आराम से आ सकता है। पहली बार एग्जाम देता है तो वो आदमी अलाइड सर्विसेज में सिलेक्ट हो जाता है, आईएएस नहीं बन पाता है। उसमें प्रोविज़न है कि आप 1 साल उसको रिटेन कर सकते हैं और फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसने रिटेन नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिख के दिया कि ये वापस लिया जाए और मेरे को आईएएस ही होना, नहीं तो नहीं होना। आदमी के दम, और सेकंड अटेम्प्ट में वो इंडिया में 5th रैंक पे क्लियर करता है। इंडिया में 5th रैंक। वो एक शिविर में आता है, एक शिविर पूरा करता है तो एक तो ये समझ में आया कि जो अभी तक किया वो अहंकार का पोषण था, सापेक्ष विश्वास था। दूसरा ये समझ में आता है कि उस रिएक्शन वश ये मेरी यात्रा नहीं थी जो मैं हो गया हूँ।
यदि वो इस रिएक्शन को ना पाता, हो सकता है वो बिल्कुल कोई मौलिक काम करता जिसकी समाज और देश को जरूरत थी। तो एक बहुत पोटेंशियल आदमी उस घिसे पिटे ट्रैक में चला गया जहां आदमी ज्यादा कुछ कर नहीं पाता है। तो जब हम रिएक्शन को प्रेरणा बनाते हैं तो हम रिएक्शन से अधिक हो नहीं पाते। रिएक्शन से इतना ही हुआ कि फिर वो आज तक तो हम व्यवस्था तक पहुंच नहीं पाए। भाजपा गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस गई, भाजपा आ गई, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मौलिक कुछ नहीं हो पाया, है ना। आज जब हम इन संदर्भों में खड़े होकर सोचते हैं, जब भी कोई भी आदमी किसी दूसरे के जैसा हो नहीं सकता, तो इस बात को अभी मैं यहीं पे रोकता हूं। लेकिन जो जितनी मैंने चर्चा की, इसको लंच के बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहां जितनी चर्चा की, तो मेरा भूत, वर्तमान भी मेरा भूत ही है और भविष्य भी भूत की छाया ही है। तो मैं जीता जागता भूत हूं। सर एक चीज और